हेलो दोस्तों, मैं विनोद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में। और आज हम पढ़ने वाले भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ना। तो इंडियन जियोग्राफी में अगर प्रायद्वीपीय पठार नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं पढ़े, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का अधिकांश हिस्सा कवर करता है। तो हर स्टेट से ये कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये बनाया है। ठीक है, और इसमें देखे होंगे कि पहाड़ियों का नाम लिखा है ना। तो सारी पहाड़ियों के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। अभी आपको इसका एक बार पूरा फुल व्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे एक ऐसे करके एक लाइन खींची है ना, ब्लैक कलर में एक लाइनिंग खींची है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ले करके टोटल पूरे दक्षिण भारत तक ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, पूरे दक्षिण भारत तक ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। और इसके आगे ये जो ब्लैक ब्लैक जो डॉट लाइन है ना, इसके आगे कोई पठार और पहाड़ नहीं है, बल्कि ये उत्तर भारत का मैदान है। और इसमें उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे कवर होते हैं। ठीक है ना, दिल्ली के इलाका हो गया। तो ये उत्तर भारत के मैदान है इस तरह से। आप सुनिए, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है तो यहाँ पर बहुत सारे पठार भी हैं और प्लस उसके बाद पहाड़ियाँ भी हैं। कौन कौन से हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो इस पठार के उत्तर और पश्चिम में क्या है, अरावली पर्वत है। ठीक है ना, और इसका जो मुख्य विस्तार है, मतलब अधिकांश जो लंबाई है, राजस्थान में है। ये शुरुआत तो गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली के मजनू टीला तक है इसका। ठीक है, इसका विस्तार जो है गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के मजनू टीला तक है, लेकिन जो इसकी अधिकांश लंबाई है राजस्थान में है। तो यह जो है ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में यह पड़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद गुजरात में आएंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी, आपकी वारदा हो गई, फिर मांडव हो गई, फिर गिर पहाड़ी हो गई। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में आएंगे तो कालसूबाई की चोटी प्लस महाबलेश्वर की चोटी। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो है ना, यहाँ से लेकर के ये ताप्ती नदी अगर गिरी है यहाँ पर खंबात की खाड़ी में, तो जहाँ से ताप्ती नदी का मुहाना है वहाँ से लेकर के दक्षिण भारत में आपके पूरा यहाँ तक, ठीक है, केरल के लास्ट छोर तक ये पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट पर्वत है और ये भारत में स्थित सबसे बड़ा पर्वत है, ध्यान रखिएगा इसको। और वहीं दूसरी साइड देखें आप, यहाँ पर भी एक पर्वत है। ठीक है, जो कि कई हिस्सों में कटा फटा है। ये जो है ये पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत है और दूसरी साइड पश्चिमी घाट पर्वत है। लेकिन जो पश्चिमी घाट पर्वत है आप देख सकते हैं मैप में कि पूर्वी घाट पर्वत की तरह कटा छटा नहीं है। यहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से एक काफ़ी बड़ा सा पर्वत दिख रहा है, लेकिन जो पूर्वी घाट पर्वत है ये काफ़ी कटा पिटा है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट कटा पिटा होने का कारण क्या है। तो देखिए, इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और जब ये नदियाँ निकलती हैं तो ये पूर्वी साइड में भी बहती हैं और प्लस पश्चिमी घाट की तरफ भी जाकर के अरब सागर में भी जल गिराती हैं। यानी कहने का मतलब कि बंगाल के खाड़ी में भी आकर के नदियाँ जल गिराती हैं, प्लस उसके बाद अरब सागर में भी अपना जल गिराती हैं। तो जब प्रायद्वीपीय भारत के पठार से नदियाँ निकल करके बंगाल की खाड़ी की तरफ आती हैं तो इन नदियों ने इन पहाड़ियों को काट डाला, और काटने की वजह से इनमें बीच बीच में देखिए आप देख सकते हैं कि जगह हो गया है। ठीक है, तो ये जो कटा छटा है ना, तो इन नदियों की वजह से हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ये मुख्य पहाड़ियाँ मैंने यहाँ पर बनाए हैं। सारी पहाड़ियों को मैं इसमें अंकित नहीं कर सकता, इस वजह से यहाँ पर मुख्य जो पहाड़ियाँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यतः 2 पहाड़ियाँ, कालसूबाई, महाबलेश्वर। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, ये पश्चिमी घाट है पूरा टोटल, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत पर ही कर्नाटका में ब्रह्मगिरी है और कुंद्रेमुख है। ठीक है, 2 चोटियाँ हैं। ब्रह्मगिरी चोटी को पुष्पगिरी चोटी बोलते हैं। ठीक है, और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी निकली है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और उसके बाद देखिए लास्ट में अनाई नदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी
अनाई है। इसकी जो लंबाई है 2697 मीटर, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ कार्डमम या इलामलाय की पहाड़ियाँ हैं, इसी को इलायची पहाड़ी बोलते हैं। यह जो है सबसे दक्षिणतम पहाड़ी श्रेणी है, ठीक है। सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी है यही कार्डमम ही है। फिर उसके बाद पालनी पहाड़ी है, फिर नीलगिरी पहाड़ी है, फिर पंचमलाई, सेवराज, जावादी, ठीक है। ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। उसके बाद वेलिकोंडा, अन्नामलाई और महेंद्रगिरी, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में हैं, ठीक है। जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत आकर के मिलते हैं तो वहाँ पे एक गांठ का निर्माण हो जाता है और इसी गांठ को हम नीलगिरी गांठ कहते हैं या नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है। नीलगिरी पर्वत जो है 3 राज्यों में फैला, कौन कौन से? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। अब देखेंगे हम थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस अभी हम मैप के द्वारा सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं। उसके बाद मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, ठीक है। मिजो पहाड़ी की एक ब्लू माउंटेन चोटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लेपाटोल पहाड़ी मणिपुर में है और असम में 3 पहाड़ियाँ हैं, 2 पहाड़ियाँ हैं, मिकीरोरेंगमा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पटगोइम पहाड़ियाँ हैं। जो ये पटगोइम पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय पर्वत का ही भाग है। उसके बाद आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में ये विंध्य पर्वत हो गया, फिर सतपुड़ा पर्वत हो गया, फिर राजमहल पहाड़ी हो गई, उसके बाद छोटा नागपुर पठार हो गया, फिर उसके बाद इधर देखिए मालवा की पहाड़ी है, ठीक है। फिर सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा घाटी है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो यहाँ से ले करके ये जो मैप ये बनाया गया है डॉट लाइन ब्लैक, उसके दक्षिण में सारा का सारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। और आगे उत्तर का मैदान है, जो उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, प्लस उसके बाद हरियाणा हो गया, आपका दिल्ली हो गया, यह उत्तर भारत के मैदान में पड़ जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार से लगभग में औसत में 300 मीटर नीचे है, ठीक है। उत्तर भारत के मैदान में आपको न पहाड़ियाँ मिलेंगी न पठार मिलेंगी, एक समतल मैदान मिलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा टोटल समतल मैदान है। और इसे समतल किसने बनाया? ये जो समतल मैदान है इस मैदान का निर्माण किसने किया? तो यहाँ की नदियों ने किया। कौन सी नदियों ने? गंगा और गंगा की सहायक नदियों ने इस उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किया। क्योंकि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पर बहुत ही ऊंचा नीचा बहुत ही गड्ढा प्लस खड्ड ऊंचा नीचा इस टाइप से था। तो जब हिमालय से नदियाँ निकलती थी तो वहाँ से अपने साथ बहुत सारा मिट्टी कंकड़ पत्थर अपने साथ में मतलब बहुत सारा ज़्यादा जलोढ़ निक्षेप लेकर के आती थी और इन मैदानों में फैला देती थी, जिससे यहाँ पे समतल मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आप जैसे उत्तर प्रदेश से आप अगर मध्य प्रदेश में आना चाहेंगे तो आप देखे होंगे कि जब आप मिर्ज़ापुर से होते हुए आप मध्य प्रदेश में इंटर करेंगे तो जैसे बॉर्डर एरिया जो है ना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पे आपको एक पहाड़ी जैसी दिखेगी, है ना। तो वो एक भारत का प्रायद्वीपीय पठार वहाँ से शुरू हो जाता है। औसत में इस मैदानी क्षेत्र से यानी उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र से जो आपका दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है औसत में 300 मीटर ऊंचा है, यानी कि हम लोग 300 मीटर नीचे रहते हैं। तो आइए देखते हैं, अब शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तीनों तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिए जो भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी है, इस साइड से भी जल से घिरा है। दूसरे साइड जाएंगे तो इधर अरब सागर है, 2 तरफ से घिर गया। और जब ये भारत के दक्षिण में जाएंगे तो ये हिंद महासागर पड़ता है। तो ठीक है, तो भारत तीनों तरफ से जल से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वह गोंडवाना लैंड के कारण है, ठीक है, गोंडवाना लैंड के कारण। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह किसी और का हिस्सा था। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यानी आज के समय में जो अफ्रीका है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये कभी भारत उसका हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। और समय बीतता गया, फिर वहाँ से अफ्रीका से टूट करके ये उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हुआ। और उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होने से जो यूरेशिया का प्लेट है, यानी कि एक ऐसी प्लेट जिस पे यूरोप और एशिया स्थित है, उससे जाकर के टकराया और टकरा करके
फिर एक अलग ही अपना स्वरूप बना लिया। ठीक है, तो इसके हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि उसकी भी एक अलग यहाँ पे स्टोरी हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिए कि आज से लगभग में करोड़ों अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महासागर था और एक महाद्वीप था। महासागर का नाम पैंथालासा और महाद्वीप का नाम पैंजिया था। ठीक है, समय बीतता गया, जो पैंजिया महाद्वीप था वह उसमें विखंडन हो गया, यानी वह दो भागों में टूट गया और एक भाग टूट करके उत्तर की तरफ प्रवाहित हो गया, उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ, और जो दूसरा भाग है वह टूट करके दक्षिण की तरफ प्रवाहित हुआ। तो जो उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ उसको बोलते हैं अंगारा लैंड, और जो दक्षिण की तरफ प्रवाहित हुआ टूट करके उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, है ना, समझ में आया। तो जो अभी वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप है उससे टूट करके आपका दक्षिणी अमेरिका एक अलग दिशा में चला गया, अपने पश्चिम साइड में, और इसी से हमारा प्यारा भारत टूट करके उत्तर पूर्व की तरफ आ गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा भारत जो है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। समझ में आ गया ना। देखिए सारी चीज़ें ना यहाँ मैप से है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ मैप से यहाँ पर बताऊंगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के किनारे तट पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के किनारे तट पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ तटें हैं, इधर भी तट है और इधर भी तट है। इन तटों का निर्माण किसने किया? तो नदियों ने किया। कौन सी नदियों ने किया? देखिए ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, इस पठार से नदियां निकली हैं, दोनों तरफ निकल करके अपना जल गिराई हैं, यानी इधर से निकल करके अपना बंगाल की खाड़ी में भी जल गिराई हैं, प्लस उसके बाद अरब सागर में भी अपना जल गिराई हैं। और इन नदियों के यहाँ पे आने से, अपना जल गिराने से तटों का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब यह भारतीय उपमहाद्वीप एक प्रायद्वीपीय भाग है। यह क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप एक प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीप क्या होता है ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया। जो तीनों तरफ से जल से घिरा उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है हिमालय से बहुत पुराना है। ठीक है ना, हिमालय से बहुत पुराना है। जब प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पूर्व की तरफ आया और जब यूरेशिया प्लेट में टकराया तब जाकर के हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ। ठीक है, जबकि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ये तो बहुत पहले से था, गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ, सोच लीजिए, तो उसके पहले से था। और हिमालय जो है, हिमालय का निर्माण कब हुआ? जब ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार यूरेशियन प्लेट में टकराया तब जाकर के हिमालय का निर्माण हुआ, है ना। तो इस तरह से स्पष्ट समझ में आ गया कि हिमालय से बहुत पुराना है। हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है। जो ऐसा वैज्ञानिकों ने बोला है कि जो हिमालय है वह अभी भी बढ़ रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? अभी उसको नापा गया तो पता चला कि 8,848 मीटर जो कि एवरेस्ट की चोटी थी अब 8,850 मीटर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, इस चीज़ को देखा गया कि यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार अभी भी उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। जब उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, सुनिए, देखिए ये जो है ये हिमालय है। ठीक है, और ये अपना प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। जब ये इसके अंदर घुसेगा ना तो ऑटोमेटिक ये वाला जो हिस्सा ना, जो मेरी हाथ देख रहे हैं ना, इसको हिमालय हमने माना है, तो ये अपने आप ही अपने उठेगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर ये घुस रहा है। तो उसी तरह जो उत्तर भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वह नीचे की तरफ घुस रहा है, इसी वजह से हिमालय और भी ज़्यादा ऊपर उठ रहा है। ठीक है, और जब ये नीचे की तरफ, उसके यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ घुसेगा तो अंदर टूट फूट होगी, अंदर टूट फूट होगा तो हिमालय में क्या होगा? भूकंप आएगा, है ना। तो हिमालय के नीचे ही तो घुस रहा है, तो अंदर जब टूटेगा तो सिंपल सी बात है वो ऊपर निकलना चाहेगा ना। हाँ, और इधर उधर तो भाई कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो हिमालय में जो भूकंप आते हैं इसी की वजह से आते हैं। ठीक है, अब देखिए पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली है और उत्तर पूर्व सिरे पर राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, राजमहल की जो अवस्थिति है वह झारखंड से होते हुए है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मेघालय का जो शिलांग पठार है ना, यह भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है।
अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो अरुणाचल प्रदेश में पटगोई पहाड़ियाँ वह हिमालय का हिस्सा है, और जो शिलांग पठार वह हिमालय के पास में ही है, लेकिन वह हिमालय का हिस्सा नहीं है। जो शिलांग पठार है वह हिमालय का हिस्सा नहीं है, वह राजमहल पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है ना। अब देखिए, जो राजमहल पहाड़ी है पूर्व की ओर बढ़ा हुआ है, ठीक है, शिलांग पठार की ओर। जो बीच का भाग है वह अवतलित हो गया है, यानी धंस गया है, ठीक है। और इसी नीचे धंसे हुए भाग को गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने जलोढ़ निक्षेप से उस अवतलित भाग को भर दिया, जिससे वहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया। इसलिए बांग्लादेश पूरा मैदानी क्षेत्र है। अब आपको फिर से मैप से बता रहा हूँ। देखिए, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और ये रहा शिलांग, ठीक है, शिलांग। तो राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी ये टोटल ऐसे लेते हुए थी, ठीक है, ऐसे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो ये बांग्लादेश वाला इलाका है ना, ये धंस गया। जब धंस गया तो पहाड़ी चली गई नीचे। जब पहाड़ी नीचे चली गई तो यहाँ पे नदियाँ बहती थी। कौन सी नदियाँ? इधर से गंगा आती थी और इधर से ब्रह्मपुत्र आती थी, और अपने साथ इनकी सहायक नदियों को ले करके आती थी, ठीक है। और ये इन नदियों ने अपने साथ ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ निक्षेप लेकर के आती थी, यानी वही मिट्टी कंकड़ पत्थर। और इन नदियों ने पूरे बांग्लादेश को पाट दिया, ठीक है, यहाँ पर एक मैदान का निर्माण कर दिया। इस वजह से आप देखेंगे बांग्लादेश में कोई पठार पहाड़ नहीं है। बांग्लादेश एक मैदानी इलाका है। बांग्लादेश को नदियों का देश बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो शिलांग पठार है यह हिमालय का हिस्सा नहीं बल्कि राजमहल पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से हो गया, ठीक है। उसके बाद है पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रहा है पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है, और यही कारण है कि चंबल, बेतवा, केन, सोन उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। अब फिर से यहाँ पर मैप देखिए, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, इसका जो ढाल है ना ये उत्तर की तरफ है, इधर है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो चंबल, बेतवा, केन, सिंध नदियाँ हैं ये उत्तर की तरफ अपनी ढलान की तरफ चली गई हैं, है ना। चंबल नदी जो है जाकर के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद सोन नदी है, देखिए यहाँ से निकलती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है, और पटना से 15-16 किलोमीटर पहले ही हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये अपने ढलान की तरफ जाती है। लेकिन यहीं पर देखिए एक चीज़ और देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार ये वाला हिस्सा है ना, इधर पूर्वी साइड में, तो ये पूरब की तरफ है इसका ढलान, ठीक है, पूरब की तरफ इसका ढलान है। तो ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो उत्तर वाला हिस्सा है तो ये उत्तर की तरफ ढाल है, और पूरब वाला हिस्सा ये पूरब की तरफ ढाल है, ठीक है। तो इसी वजह से नदियाँ इधर अपने पूर्वी साइड में यानी बंगाल की खाड़ी में आती हैं, ठीक है। देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है पूरब की ओर है। मैंने आपको बताया ना, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है ना वो पूरब की ओर हो गया है, और यही कारण है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा पूरब की तरफ बहती हैं, ये बोल रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में जो पठार का ढाल है किधर हो गया? पूरब की तरफ हो गया है, और इसी वजह से महानदी गोदावरी, कृष्णा किधर आती है? पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। सतपुड़ा के उत्तर वाले भ्रंश में नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, और दक्षिण वाले भ्रंश में ताप्ती नदी बहती है। यानी कहने का मतलब ये चीज़ें बोल रहा है कि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है, और ये दोनों नदियां अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती हैं, और भ्रंश घाटियों का जो बहाव है वह पश्चिम की ओर है, ठीक है, जो भ्रंश घाटियों का बहाव है वह पश्चिम की ओर है, अर्थात खंभात की खाड़ी की तरफ है, यानी अरब सागर की तरफ है। और यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत यानी पश्चिम की तरफ ये दोनों नदियां बहती है। देखिए, अभी हमने बताया कि सतपुड़ा के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा है उसका जो ढाल है पूरब की तरफ है, लेकिन ये जो आपकी
नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, ये पूरब की तरफ न जा कर के पश्चिम की ओर गई हैं, जबकि उधर उसका ढाल नहीं है, फिर भी ये पश्चिम की तरफ चली गई, क्योंकि ये दोनों नदियाँ अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत इन दोनों के बीच में, सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना। भारत में 3 नदियां हैं जो अपने भ्रंश घाटी में बहती, कौन कौन सी? एक नर्मदा, दूसरा ताप्ती और तीसरा दामोदर नदी है, ठीक है। ये अपने भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के पश्चिमी नदी के तट, ठीक है, पश्चिमी नदी के तट के साथ साथ कार्डमम पहाड़ी तक, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ताप्ती नदी अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, ताप्ती नदी जहाँ पे खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, वहाँ से लेकर के दक्षिण भारत में कार्डमम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत है, और इसी पश्चिमी घाट पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकली हैं, ठीक है। उसी में से मुख्य रूप से कई बड़ी बड़ी चोटियाँ भी हैं, कालसूबाई है, महेंद्रगिरी है, अरे कालसूबाई है, पुष्पगिरी है, कुंद्रेमुख है, तो बड़ी बड़ी चोटियाँ भी ये सब हैं, कहाँ पे है? पश्चिमी घाट पे ही है। देखिए, पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट का भी विस्तार है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों जो हैं आपस में दक्षिण में मिल जाते हैं, जिससे एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता है। जहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दक्षिण में दोनों एक साथ मिलते हैं, वहीं पर एक घाट का निर्माण होता है, और उसी घाट को नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है। और इसी नीलगिरी पर्वत के पश्चिम में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और इसी के सबसे दक्षिण में, एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी है, इसको इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। और नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार है 3 राज्यों में, कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो 3 राज्यों में नीलगिरी पर्वत का विस्तार है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसी पे स्टॉप करना चाहूँगा, और इसका अभी 2 या 3 पार्ट अभी और आ गया, क्योंकि इसकी जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का जो मुख्य हिस्सा है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, तो अभी 2 से 3 वीडियो आएंगी। तो इसी पे स्टॉप करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।